देखिएगा टाइप ऑफ कैपेसिटर, इसमें टाइप ऑफ कहना कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जो अपने लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी को ज्यादा हम लोग यूज होता देखेंगे। दूसरा जो दिख जाता है कई बार वो है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, और तीसरा है स्फेरिकल कैपेसिटर। तो हम लोगों ने देखे टाइप ऑफ कैपेसिटर में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, ये तीन। अब यहाँ ये हम बात करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर में कि इनमें दो प्लेट्स होते थे बहुत कम सेपरेशन पे एक दूसरे के सामने। आप क्या करते थे, एक प्लस क्यू माइनस क्यू, यहाँ कैपेसिटेंस, ये इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस आता था V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और फिर आप कहते थे यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट Q इक्वल्स टू CV, और इसके लिए जो C का वैल्यू आता था वो हम देखते थे एप्सिलॉन नॉट A बाई D। V क्या है, इन दो प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसी तरह जो दूसरा एक कैपेसिटर सिलिंड्रिकल कैपेसिटर की हम बात करते हैं, तो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर के लिए आप जैसे कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर सोचें दो, और कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर में क्या करते हैं, आपने प्लस क्यू माइनस क्यू रख दिया, ये प्लस क्यू और माइनस क्यू रख दिया, तो ये आमने सामने फिर चार्ज आ जाएंगे। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर में कॉन्सेंट्रिक दो सिलेंडर है मेटल के, इन किसी एक पे आपने प्लस रखा, एक पे माइनस रखा, और यहाँ फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिखने लगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे यहाँ दिख रहा था वैसे यहाँ भी दिखने लगा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, ये सोच के बताना, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट देखते थे यूनिफॉर्म कांस्टेंट, क्या सिलिंड्रिकल कैपेसिटर में भी यूनिफॉर्म होंगे? तो याद करिए, यदि कोई चार्ज्ड वायर होता था इनफाइनाइट लेंथ का, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिखा करते थे 2k लैम्डा बाय आर, इनफाइनाइट था। तो जब मैं सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट की बात करता हूं वो भी किसके लिए था, इनफाइनाइट के लिए। तो इसका मतलब कि यहाँ हम मान करके चल रहे हैं, अप्रोक्सीमेशन में काम हो रहा है कि जो इन दोनों प्लेट के बीच की मैं बात करता हूं, तो ये इन दोनों प्लेट को इनफाइनाइट मान के इनके बीच का सेपरेशन नेग्लिजिबल मान करके ये कहानी चल रही है। उसी तरह यहाँ भी वही कहानी चलेगी। तो आप जब बात करते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड याद करिए, यदि ये h हाइट का होता, तो यदि h हाइट का होता तो इसका जो लेमडा हमें मिलता ये हो जाता Q बाई h, चार्ज पर यूनिट लेंथ, यदि रॉड की तरह देखते, और इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे, इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे यदि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लिखते यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में r डिस्टेंस पे, तो E का वैल्यू हम लिखना जानते हैं, E का वैल्यू लिखना जानते हैं कितना, 2k लैम्डा बाई r। लेकिन हमें तो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो V कहां से आएगा, E दी R कर दो और इंटीग्रेट कर लो, पॉजिटिव वैल्यू हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल घटाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी। तो ये जो इंटीग्रेट करके आप देखेंगे 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो वो हो जाएगा Q बाई H हो गया लेमडा, और 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ln R2 बाई R1, इनर और आउटर दो रेडियस होंगे ना, तो log R2 बाई R1, तो ये हो गया V। और अब यहां से यदि हम कंपेयर कर लें Q इक्वल्स टू CV वाले आइडिया से, तो Q इक्वल्स टू CV वाले आइडिया से कंपेयर करेंगे तो C का वैल्यू आ जाएगा H इंटू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन ln R2 बाई R1, ln R2 बाई R1। तो आपको यहाँ पर पता चल गया कि कैपेसिटेंस का जो वैल्यू लिख रहे हैं वो कितना हो रहा है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। और H को भी यदि लेफ्ट साइड में लेते आते हो, यदि H को भी लेफ्ट साइड में लेते आते हो,
तो H को लेफ्ट साइड में लाने का क्या मतलब हो जाएगा, कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, ये हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन लॉग R2 बाई R1। ये कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ। तो आप ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड यदि हम जानते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस EDR से हमें पता चल जाता है। चूंकि हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म देखा था तो E इंटू डी दे देता था पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन यहाँ पर E इंटू डी टाइप नहीं चलेगा काम। क्यों? क्योंकि E वेरिएबल है। तो हमने इंटीग्रेट किया, EDR से हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता चला, और फिर हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, Q इक्वल्स टू CV से या V इक्वल्स टू Q बाई C से। तो Q बाई C से कंपेयर करेंगे तो C के बदले आ जाएगा H 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसके नीचे जाएगा log R2 बाई R1। सर माइनस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई अंदर। अब माइनस Q से जीरो हो गई या प्लस Q से जीरो हो गई ये नहीं सोचते, हम ये सोच रहे होते हैं कि वहां गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। तो गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो क्या लिखते हैं, एक सिलिंड्रिकल सरफेस ले लो, जब सिलिंड्रिकल सरफेस ले लोगे तो वहां पर Q इनसाइड में तो यही आएगा, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगा। आप गॉस लॉ अप्लाई करके इसे डिराइव कर सकते हैं चाहे तो। और जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में भी था, आपको सुपरपोजिशन में नहीं कहता, तो गॉस लॉ अप्लाई करके उसे आप डिराइव कर सकते थे। ठीक, और सुपरपोजिशन भी यदि दिमाग में आ रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, वो भी सही है कि माइनस Q वाला जो सिलेंडर है उसके कारण भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना, और जो बाहर वो जो प्लस Q वाला दिख रहा है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड केवल बनता दिख रहा होगा। यहाँ आपके सामने जो वैल्यू आ रहा है C का, ये आप यूज कर सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन हमने क्या कहा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ज्यादा यूज में आ रहा है। अब बचेगा ये स्फेरिकल, तो स्फेरिकल वाले के केस में सोचेंगे क्या करें। फिलहाल तो मैं ये स्फेरिकल बनेगा कैसे वो मैं बता दूं। यदि ऐसे आप कह देते हैं दो रेडियस, एक प्लस Q दे दिया एक माइनस Q दे दिया, तो इनको कह देते हैं हम ये स्फेरिकल कैपेसिटर। इनको क्या कह देते हैं, एक को प्लस Q दे दिया एक को माइनस Q दे दिया, तो इनको कह देते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर। यहाँ इन हर एक केस में क्या होता है कि बाहर हम उस सरफेस वाले को, बाहर वाले कंटेनर को, कंडक्टर को ग्राउंडेड कर देते हैं। तो ये कभी दिखाते हैं कभी नहीं दिखाते हैं, तो आप मान करके चलिएगा कि बाहर वाला जो सरफेस कंडक्टर होगा उसको हमने क्या किया होगा, ग्राउंडेड किया होगा। बाहर वाला जो कंडक्टर होगा उसको ग्राउंडेड किया गया होगा। बाहर वाले को ग्राउंडेड करने के पीछे का लॉजिक ये होता है, तब आप यहाँ क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बीच में दिखेगा, इसी प्लस Q और माइनस Q के बीच दिखेगा। सर क्यों ऐसा, तो सोचो ना, बाहर वाले को ग्राउंडेड कर दिया मतलब जीरो पोटेंशियल, और इनफाइनाइट पे भी जीरो पोटेंशियल, तो उनके बीच में कोई फील्ड नहीं है। तो कैपेसिटर जो यहाँ एनर्जी जमा करके रख रहा है वो उन्हीं दोनों स्फीयर के बीच में। तो ये जो है ये स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। स्फेरिकल कैपेसिटर की क्या कहानी बन गई है कि इनके जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके बीच में है, दोनों सरफेस के बीच। ठीक, बाहर को ग्राउंडेड हम कर देते हैं। सर यदि मैं ग्राउंडेड ना करूं तो ग्राउंडेड यदि आप नहीं करेंगे तो बाहर वाले सरफेस से इनफाइनाइट के बीच में भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो वहां एक और कैपेसिटर आपके नजरों के सामने में प्रकट हो जाएगा। तो सर वहां कैसे काम करूंगा, सोचेंगे। अभी फिलहाल क्या करूं, तो पहले एक कैपेसिटर को पहचानूं। अब ये स्फेरिकल कैपेसिटर में भी आपको यदि इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, सर कैसे पता, गॉसियन सरफेस ले लो, Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट से इक्वेट कर दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिख जाएगा। तो अगले पेज पे मैं स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में कहानी पकाता हूं। स्फेरिकल कैपेसिटर देखिए, स्फेरिकल कैपेसिटर। तो स्फेरिकल कैपेसिटर में सबसे पहले मैं जो बात कर रहा था कि ये एक इनर रेडियस R1 और R1 और ये आउटर रेडियस R2 वाले क्या हो गए, कॉन्सेंट्रिक शेल हो गए, कॉन्सेंट्रिक शेल, कॉन्सेंट्रिक शेल, मेटालिक शेल। और इस पे मैंने प्लस Q दिया, यहाँ माइनस Q दिया, ठीक है। और ये जो है, अब हम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है चारों तरफ। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है तो यहाँ गॉसियन सरफेस ले लेते हैं। ये गॉसियन सरफेस आप यदि ले लेंगे, ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस,
तो आप उसके लिए क्या लिखते, E डॉट ds क्लोज सरफेस पे Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो E इंटू, यदि ये R रेडियस का आप ले रहे हो, E इंटू 4πr²। सर ऐसा क्यों? क्योंकि छोटा छोटा टुकड़ा लोगे ना E और dA, तो वो नॉर्मल के ही अलोंग आएगा, तो इसीलिए E और dA दोनों एक ही डायरेक्शन में है, रेडियली आउटवर्ड होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस एरिया जो छोटा सा चुनोगे डेल्टा S, तो वो भी तो नॉर्मल के अलोंग उसका डायरेक्शन लेते हैं, तो दोनों के भी 0 डिग्री का एंगल। तो E डॉट dA हो गया EA, और वो dA इकट्ठा होके पूरा A, सरफेस एरिया 4πr², और Q इनसाइड हो गया कैपिटल Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो E का वैल्यू आ गया Q बाय 4π एप्सिलॉन नॉट r²। सर ये तो मैं सेल थ्योरम से भी बता सकता था, Q वाले के कारण r डिस्टेंस पे Q बाय r²। हाँ निश्चित, बड़े अच्छे बच्चे हो। सर बाहर वाले का हाँ 0, सेल थ्योरम से। तो अब E जब पता चल गया, तो यहाँ भी कैसे पता चलेगा आपको, वो तो जानते ही है, EDR से। और EDR से सर माइनस भी हुआ करता था, भूल जाओ, मॉड लो, तुमने तो लोअर पोटेंशियल हायर पोटेंशियल उनका डिफरेंस यहाँ देखा। इंटीग्रेट कर लो 1 से 2 तक, तो इंटीग्रेट कर लोगे 1/r² का इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/r, और यदि 1/r हो गया तो इंटीग्रेट उसमें करोगे 1/r2 -1/r1 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाता है, क्यों क्या लिख देते हैं, Q बाय 4π एप्सिलॉन नॉट और 1/r1 -1/r2, 1/r1 -1/r2। और आप लिख सकते हो V इक्वल्स टू Q/C, कंपेयर कर लो, तो C का वैल्यू निकल के चला आएगा 4π एप्सिलॉन नॉट r1 r2 अपॉन r2 r1। आप ध्यान रखिए इसे, या आप लिखना चाहे तो ऐसे लिखिए, C को लिखिए, कॉपी पे लिखिए, C इक्वल्स टू 4π एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1/r1 -1/r2। तो ये आप कंपेयर करके लिख सकते हैं। C इक्वल्स टू 4, या एलसीएम लेकर के न्यूमरेटर में भेज दीजिए, C इक्वल्स टू 4π एप्सिलॉन नॉट r1 r2 अपॉन r2 r1। C का वैल्यू यहाँ पहले EDR लिखा, E लिखा, इंटीग्रेट करके ये आ गया C इक्वल्स टू Q/C। C का वैल्यू 4π एप्सिलॉन नॉट 1/r1 -1/r2। C का वैल्यू लिख दो, ठीक है। तो हम लोगों ने C का वैल्यू लिखना सीख लिया। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड तो कैपेसिटेंस के केस में ऐसे काम करें तो बढ़िया है। तो हम लोगों को स्फेरिकल कैपेसिटर का ये जानकारी तो मिल गया कि यदि पैरेलल प्लेट की तरह यहाँ स्फेरिकल सरफेस है, इससे पहले सिलेंडर था, उससे पहले पैरेलल प्लेट जो आपने पहले पढ़ा, ये अलग अलग केसेस आपके सामने आ गया। अब यहाँ पर ये जो कहानी था ना कि सर सीरीज होता है, सर पैरेलल होता है, तो मैं याद दिलाऊंगा, हाँ यार वो सारे कहानी यहाँ फिर से सोचना पड़ेगा एक बार कि आखिर यहाँ सीरीज और पैरेलल का क्या लफड़ा है। एक तो कैसे लिखेंगे ये समझ में आ गया, 4π एप्सिलॉन नॉट r1 r2 अपॉन r1 + r2। एक और बताता हूँ कि यहाँ यदि केवल एक स्फीयर हो, केवल एक स्फीयर हो, तो क्या मैं इसको कैपेसिटर कह दूं? ये r रेडियस का एक स्फीयर है, तो कह दो सर, क्योंकि आप क्या करो, एक इनफाइनाइट पे इमेजिन कर लो -q। तो यहां भी क्यों, क्योंकि +q यदि होता है तो वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के क्या इनफाइनाइट तक नहीं जाता है। तो यदि कोई इकलौता कैपेसिटर भी है, इकलौता भी है स्फीयर, तो उसको भी आप कह देते हो कैपेसिटर। इनफाइनाइट पे उसका दूसरा पेयर मान लेते हो, और इनफाइनाइट वाला तो आप जानते ही हैं, यहाँ पर इनफाइनाइट पे पोटेंशियल आपने 0 माना है, और ये जो होता है ये यहाँ पर KQ/R आप जानते हैं। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस भी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, KQ/R -0, तो 1/4π एप्सिलॉन नॉट RQ। तो यहाँ हम तो भी जानते हैं Q/C, तो C का वैल्यू कितना आ गया, C का वैल्यू आ गया 4π एप्सिलॉन नॉट R। तो यदि केवल इकलौता कैपेसिटर है, इकलौता कंडक्टर है स्फेरिकल, तो उनको यदि हम कैपेसिटर कहते हैं, तो वो कैपेसिटर क्या हो जाता है, 4π एप्सिलॉन नॉट R। सोच के देखो,
अब ये यदि कैपेसिटेंस है तो आपके मन में ये विचार आएगा कि सर ये जो पहले वाला फॉर्मूला था उसका क्या हुआ? अरे उसका क्या हुआ क्या? लिखो ना 1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। अब खुद ही अकल लगा के बताओ 1 बाय r1 के बदले 1 बाय r और इसके बदले इनफाइनाइट, तो ये कितना आ गया? ये भी देखो कितना आ गया, ये भी तो वहीं पहुंचा। तो इसका मतलब है कि अकेले का यदि कोई कैपेसिटर है, अकेले का कोई कंडक्टर है, तब भी वहां आप कहते हो कि वो कैपेसिटर जैसा बिहेव करेगा। दूसरा आप वैसा ही कंडक्टर कहां मान लोगे? इनफाइनाइट पे। तो आज आप एक आइडिया ये बनाओ कि कैपेसिटर का ये मतलब जो हुआ करता था कि हमेशा ये पैरेलल प्लेट, उसके बदल उसके साथ एक आइडिया और इन्वॉल्व हो गया कि आप अकेले एक कंडक्टर को देखते हो, वो भी एक कैपेसिटर, तो उस पर चार्ज रखोगे तो उसका भी फील्ड बनेगा, उसका फील्ड बनेगा तो इनफाइनाइट तक जाता दिख रहा है। तो यदि आपको पोटेंशियल का डिफरेंस दिख रहा है तो सी का वैल्यू का अंदाजा आपको मिल जाएगा। तो कैपेसिटर कहने का मतलब पैरेलल प्लेट का कहानी में अब एक थोड़ा सा ये है कि अकेले का एक कंडक्टर, वो भी उसको भी आप कैपेसिटर का दर्जा दे देते हो एक मोमेंट के लिए, कहते हो दूसरा इसका इनफाइनाइट पे आप देख लो। अब यहाँ आइए, आपके सामने यदि ऐसा हो जाए, हाँ ये एप्सिलॉन तो 10 टू पावर माइनस 12 में जाता है सर। जितना भी जाता है तो ये कौन तो सा ज्यादा क्या? कम नहीं है सर। अरे वो कैलकुलेशन क्या होगा ना, वो अलग से तुम देख लो कैलकुलेट करके, अभी तो इस पे फोकस करो ना कि यार 13th में हमारे क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो कैपेसिटेंस के और डिटेल यदि पढ़ना पड़ेगा तो उसके लिए तो मुझे कैपेसिटेंस पे ही 1 साल का कोर्स करवाया जाएगा। अभी तो मुझे उतना टाइम थोड़े ना मिला है, अभी मुझे मिला है कि आईआईटी जो पूछता है वो हमसे बन जाए, हाँ सर। तो उस पे फोकस करो। अब यहाँ मुझे ये बताओ ना कि यदि मेरे सामने 3 कैपेसिटर है और इन 3 कैपेसिटर में मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको ग्राउंडेड कर दिया। यदि इन 3 कैपेसिटर में इसको मैंने ग्राउंडेड कर दिया और एक सेकंड रुक जाओ और यहाँ पर इसके बाहर वाला जो है, पहले 2 कैपेसिटर में एक को कनेक्ट कर दो एक दूसरे से और उसके बारे में विचार करो। ये R1 है और ये R2 है। ये R1 R2 वाले 2 थे और इनको क्या किया, वायर से कनेक्ट कर दिया, कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया। और अब कैपेसिटेंस के बारे में सोचने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान देना कि अब यदि तुम चार्ज रखोगे ना इनर वाले पे, तो वो चल करके कहाँ चला आता है? आउटर वाले पे। इनर वाले पे रखोगे तो इनर पे नहीं रहेगा, वो भाग के कहाँ चला जाएगा? आउटर। सर इसको मैं कैसे दिमाग में सेट करूं? तो दिमाग में ऐसे सेट करो ना कि जो भी तुम चार्ज दे रहे हो, ये जो चार्ज है, इनकी जो एक दूसरे से रिपल्सन वहां फील करो, तो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहना चाहेगा। तो भीतर वाला सरफेस छोड़ के उसके लिए ज्यादा कंफर्टेबल सरफेस कौन सा हो जाता है? बाहर वाला सरफेस, जो एक दूसरे से मैक्सिमम सेपरेशन पे वो रहते हैं। एक आइडिया। दूसरा आइडिया सोचो, हम ये देखें कि हर एक ऑब्जेक्ट का अपना एक कंडीशन वो चाहता है कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वाले सिचुएशन में रहे। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वाले सिचुएशन में रहे, वो स्टेबिलिटी वहां ज्यादा होता है। तो सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखते थे? kq²/2r। यदि r यदि ज्यादा होगा तो हम क्या कह देंगे कि r ज्यादा होगा तो वो ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी उसकी कम हो गई। तो जब हम कनेक्ट कर देते हैं तो भीतर वाले पे जो भी चार्ज रखते हैं, देते हैं, कंडक्ट करते हैं, वो चल करके कहां पहुंच जाता है? बाहर। तो यदि वो बाहर पहुंच जाता है तो इसका मतलब अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगा, वो आप जो भी चार्ज दे रहे होगे वो भीतर रुकेगा ही नहीं, वो बाहर वाले सरफेस पे ही आएगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो केवल बाहर वाला सरफेस से इनफाइनाइट के बीच में मिलेगा। तो यहाँ जो कैपेसिटेंस हो जाएगा वो 4πε0 R2 हो जाएगा, क्योंकि वो भीतर वाला तो फील्ड है ही नहीं, तो केवल ये बाहर वाला स्फीयर और इनफाइनाइट पे दूसरा उसका साथ वाला, ऐसा हम उन्हें देख सकते हैं।
अब जैसे मैं बात करता हूं, ऐसे ही एक और सिस्टम में कि जहां पर ये मैंने 3 ले लिए इनके कंसेंट्रिक सेल, एक को ग्राउंडेड कर दिया, एक को ग्राउंडेड कर दिया, और एक वायर से, कैसे ये मत पूछना, भीतर वाले और बाहर वाले को कनेक्ट कर दिया, वायर से भीतर वाले और बाहर वाले को कनेक्ट कर दिया। तो यदि भीतर वाले और बाहर वाले को कनेक्ट कर दिया तो यहाँ कैपेसिटर जो बनता होगा वो कहाँ कहाँ बनता होगा उसके बारे में विचार करिए। ध्यान से देखिए, जिन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया उनमें जो भी पोटेंशियल होगा V और V ये सेम होगा। yes sir, और जो यहाँ पर होगा वो V डैश क्या होगा, 0। yes sir, तो यहाँ कैपेसिटर हमें कितने दिखने लगे, एक R1 और ये एक R1 और दूसरा उसके बीच ये बाहर वाले ये R2 के बीच, और एक दिख सकता है हमें और यहाँ पर चार्ज रहेगा कि नहीं वो फिर देखना पड़ेगा अपने को, ये है R3, और दूसरा कैपेसिटर दिख सकता है हमें R1 और ये R2 और R3 वाले रेडियस के बीच। yes sir, अब इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस एक जैसे होने के कारण इनको आपस में पैरेलल में हम कंसीडर कर सकते हैं। इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस एक जैसे होने के कारण इनको हम पैरेलल में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब पैरेलल में एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो एक का फॉर्मूला पता है, दूसरे का फॉर्मूला पता है, उन दोनों को हम इकट्ठा कर लें। ये ऐसे कुछ सोचा जा सकता है। यहीं पे यदि कभी ऐसा हो जाए, ये हो उसके सामने ये, और यहां पर मैं इसको ग्राउंडेड कर दूं और इसको ग्राउंडेड कर दूं और इसको इसके ऊपर मैं कुछ चार्ज देखता हूं, Q माइनस Q प्लस Q, फिर ये ग्राउंडेड करने की कहानी पे ना, ये क्वेश्चन आप हम लोग बुक से ट्राई करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन डिजाइन करते वक्त यदि मैं कुछ गलत ले लूंगा तो रिजल्ट हमारा जस्टिफाई नहीं हो पाएगा जो हम जस्टिफाई करना चाहते हैं। तो क्वेश्चन देख के उसको इंटरप्रेट करने की हम कोशिश करेंगे। यहाँ एक पॉइंट और बता दूं, पोटेंशियल लिखने के लिए ये कंडक्टर के टाइम पर ये आता है कि यदि आपके सामने कंसेंट्रिक कुछ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हो, ये Q1 आपने चार्ज दिया, ये Q2, थिन कंसेंट्रिक सेल का सिस्टम मैं बता रहा हूं, थिन कंसेंट्रिक सेल, यूनिफॉर्मली चार्ज सेल, यूनिफॉर्मली चार्ज सेल। तो इसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने के लिए कह देता है और इन सेल का पोटेंशियल लिखने को कह देता है, या सेल के बीच में किसी पॉइंट पे पोटेंशियल लिखने को कह देता है। ठीक, तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं कि यदि मुझसे पोटेंशियल लिखने को कह रहा है तो पोटेंशियल लिखने के लिए हमारे पास जो तरीका है V, ये 1 सेल, ये दूसरा सेल, यहां पर एक M पॉइंट, ये N पॉइंट, ये O पॉइंट, इन सारे पॉइंट पे हम पोटेंशियल के बारे में विचार करना चाहते हैं। तो इन सारे पॉइंट पे सोचते हैं तो पहले हम देखते हैं N वाले पॉइंट पे, तो सेल थ्योरम हमारे काम आने वाला है। जब थिन सेल के बारे में हम बात करेंगे तो मैं आपसे कहता हूं कि डू नॉट थिंक अबाउट इंड्यूस्ड चार्जेस। ऐसा इसलिए क्योंकि थिन सेल होगा, तो थिन सेल होगा तो जितना इनर सरफेस पे आएगा उतना आउटर सरफेस पे आएगा, तो उन दोनों का इफेक्ट एक दूसरे को क्या करता है, कैंसिल कर देता है। तो यदि थिन सेल है तो इंड्यूस्ड चार्ज को हम सोच नहीं रहे, पहला पॉइंट। अब देखो, सेल थ्योरम हम अप्लाई करेंगे मन से, तो सेल थ्योरम क्या कहता है, सेल थ्योरम कहता है कि यदि किसी सेल के ऊपर चार्ज दे देते हो Q, तो उसके कारण आउटसाइड में कहीं भी देखेंगे तो आउटसाइड में जो होगा पोटेंशियल वो होगा KQ/R, जो भी ये डिस्टेंस है। और जबकि इनसाइड में जब आप आएंगे तो इनसाइड में याद करना इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, लेकिन ये जो भी होगा वो कांस्टेंट होगा, कहां तक, सरफेस तक। तो सरफेस तक, और सरफेस पे क्या होगा, KQ/रेडियस R। ठीक है, तो सेंटर से सरफेस तक क्या होगा, एक ही जैसा पोटेंशियल। तो ये शेल के हिसाब से आप सोच रहे हो, सेल चार्ज सेल यदि है तो फिर से एक बार देखिए, यदि शेल है ना और यदि ये चार्ज है तो इसके ऊपर जो चार्ज बिखरा होगा उसके कारण फील्ड कहाँ देखते हो, तो फील्ड ऐसे इनफाइनाइट तक जाते देखते हो। यदि ऐसे इनफाइनाइट तक जाते देखते हो तो आपको पता है ना, सेल यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है
उनके पूंछ पे ज्यादा पोटेंशियल होता है और सिर पे कम पोटेंशियल होता है। तो आगे जैसे जैसे बढ़ते जाओगे पोटेंशियल कम होता जाएगा, के क्यू बाई आर, इसलिए आपके पास फॉर्मूला है। लेकिन भीतर में तो है ही नहीं ना, भीतर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इलेक्ट्रिक लाइन नहीं है, तो जो भी वी होगा वो कांस्टेंट होगा। तो जो सेंटर पे जितना होगा उतना ही सरफेस पे होगा। सर सरफेस पे कितना है, चलो मान लेते हैं मुझे नहीं पता। सर सेंटर पे कितना है, हाँ ये मैं बता सकता हूँ। सर कैसे बताओगे आप? सोचो कि यहाँ पर है डी क्यू, इस डी क्यू के कारण सेंटर पे कितना लिखोगे, वी सेंटर, तो ये के डी क्यू बाई आर। अच्छा बगल वाला डी क्यू, उसका भी के डी क्यू बाई आर, उसके बगल वाला डी क्यू तो इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर। और ये जो जितना सेंटर पे है, तो वी जो होता है इनसाइड ये कांस्टेंट होगा सरफेस तक, तो वी सेंटर और वी सरफेस या वी इनसाइड कहीं भी वो एक ही जैसा होगा, के क्यू बाई आर। तो ये हमने किसके लिए बात की है, ये हमने बात की है शेल के लिए, कि सेल थिन शेल यदि है और उस पे हम चार्ज दे देते हैं, और यदि केवल एक कंडक्टर होता सॉलिड मेटालिक, तो उनमें भी एक कंडक्टर में यही कहानी रहता, क्योंकि सारा चार्ज कहाँ रहना पसंद करता, सरफेस पे। तो सरफेस पे रहता तो भीतर तो कोई रहता ही नहीं, तो आपका सारा सरफेस पे चार्ज है तो भीतर वो सेल जैसा बिहेवियर बनेगा, भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, पोटेंशियल कांस्टेंट, और मेटल है पूरा का पूरा, तो भी आप देख लो यूनिफॉर्म पोटेंशियल वाला वो सिस्टम बनेगा। तो जितना सेंटर पे आप लिखते हैं के क्यू बाई आर उतना ही हर एक जगह होगा। अब बात करते हैं कि बाहर, तो बाहर के लिए तो हमने वैसे ही देख लिया था, वी आउट कह लिया था के क्यू बाई आर शेल थ्योरम से, कि सारा का सारा चार्ज कहाँ कंसंट्रेटेड मान लो, सेंटर पे। तो सर भीतर वाले के लिए शेल थ्योरम, अरे भीतर वाला तो मैंने डिराइव करके समझाया कि शेल यदि यूनिफॉर्मली चार्ज शेल है तो सेंटर पे जितना है उतना ही हर एक जगह भीतर के हर एक पॉइंट पे होगा पोटेंशियल। यस सर। ठीक, अब तो इलेक्ट्रिक फील्ड जहां है वहां पोटेंशियल बदलेगा अलग अलग पॉइंट, लेकिन जहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो वहां पोटेंशियल या तो जीरो मान लो या जो भी होगा वो कांस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि फील्ड के पोटेंशियल के बदलने का मतलब फील्ड का होना, मतलब E इक्वल्स टू लिखते हैं माइनस dV बाई dr, पोटेंशियल का बदलाव का जो रेट है या स्लोप होता है VR कर्व का, वही तो देता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां गौर करते हैं नेक्स्ट, कि जब पुराने वाले क्वेश्चन में वापस आए हैं, जब हम आ गए थे ये इस जगह और हम ढूंढना चाहते थे n वाले पॉइंट पर पोटेंशियल, तो n वाले पॉइंट पर पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, कौन कौन है जो हमें किसके किसके बारे में सोचना चाहिए। तो यहाँ मैंने आपको कंडीशन बता दिया कि किसको नहीं देखना है, आपको नहीं देखना है इंड्यूस चार्ज को। तो Q1 को के बारे में सोचो, के Q1 बाय आर एन तक का जो डिस्टेंस होगा Q1 को उसके सेंटर पे मान लोगे, और प्लस के Q2 बाय आर एन। यदि आपको 2 वाले पॉइंट पर बताने को कहा जाए तो V2 कैसे लिखोगे, तो V2 पे Q1 के कारण सोचो के Q1 बाय R2 और प्लस के Q2 के कारण, तो Q2 के सरफेस पे उतना ही होता है जितना Q2 के कारण सेंटर पे होता, और कितना होता के Q2 बाई R2, के Q2 बाई R2। ठीक है ऋषभ, अब यहाँ चेक करो 1 वाले पे, 1 वाले पे कितना, 1 वाले पे के Q1 बाई R1, वो तो उसका सरफेस है, और Q2 के भीतर में हर एक जगह उतना ही होगा जितना उसके सरफेस पे होता है, के 2 बाई R2। यदि आपसे M वाले पॉइंट पे पूछ दे, M वाले पॉइंट पे पूछ दे, तो M वाले पॉइंट पे कैसे लिखोगे, M वाले पॉइंट पे के Q1 बाय RM और प्लस के Q2 बाय RM या R2, तो ये आप ऐसे सोचेंगे यदि आपके सामने थिन चार्ज सेल है, तो उनके पोटेंशियल सोचने का ये तरीका है कि पोटेंशियल सोचते वक्त आपने शेल थ्योरम का सहारा लिया है। शेल थ्योरम में आपको कहा गया कि केवल एक सेल है चार्ज यूनिफॉर्मली, तो उसके भीतर में उतना ही पोटेंशियल होगा जितना सरफेस पे, जितना सेंटर पे होता है के क्यू बाई आर, रेडियस ऑफ द स्फीयर है आर। और यदि बाहर आप हो जाते हैं तो सेल थ्योरम के हिसाब से सेल के सारे चार्ज को पॉइंट की तरह सेंटर पे मान लेते हैं और बाहर के किसी पॉइंट पे के क्यू बाई आर डैश वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं पोटेंशियल लिखने के लिए। और जब कंसेंट्रिक कई सेल हो, तो कंसेंट्रिक कई सेल हो तो थोड़ा समझदारी बरतिए, एक एक सेल का अलग अलग सोचिए, सुपर इम्पोज कर दीजिए। और इंड्यूस चार्ज को भी आप चाहे तो सुपर इम्पोजिशन में लेंगे, लेकिन वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उसके चक्कर में पड़ो मत, इंड्यूस चार्ज को छोड़ दो।
लेकिन यदि थिक सेल दे दिया जाएगा तो इंड्यूस चार्ज सोचना जरूरी हो जाएगा, तब हम इंड्यूस चार्ज के बारे में भी बात करने लगेंगे। और सर यदि इस केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ दिया जाए तो मैं कहूंगा गॉस थ्योरम अप्लाई कर दो स्फेरिकल सरफेस लेकर के। आपको यदि दो स्फेयर के पोटेंशियल लिखना आप सीख चुके हो तो सोचो, यदि 3 स्फेरिकल दे दिया जाए सरफेस, यदि 3 स्फेरिकल सरफेस दे दिया गया और इनके चार्ज दे दिए गए Q1 Q2 Q3 और हम जानना चाहते हैं इनके रेडियस दे दिए गए R1 R2 R3, मैं जानना चाहता हूं V सेंटर पहला, मैं जानना चाहता हूं V1 दूसरा, फिर V2, फिर V3, ये अलग अलग पॉइंट्स जो हैं इनके 1 2 3 पॉइंट्स, और V आउटसाइड। तो इनको बारी बारी से सोचेंगे। तो ऐसे केसेस में V सेंटर KQ1/R1, क्योंकि Q1 सारे चार्ज जो Q1 है वो R1 डिस्टेंस पे है, तो सेंटर पे KQ1/R1, KQ2/R2, क्योंकि Q2 जो है सारे पॉइंट वो R2 डिस्टेंस पे है, और Q3 के लिए KQ3/R3, जितना सरफेस पे होगा उतना सेंटर पे होगा, भीतर हर एक जगह वो Q3 के कारण सेम। आप यदि बात करते हैं V1 1 वाले का, तो 1 वाले के लिए KQ1/R1, क्यों? क्योंकि भीतर में तो कोई फील्ड है ही नहीं, तो ये फिर वही आ जाएगा, यदि भीतर कोई नहीं है तो V सेंटर इक्वल्स टू V सरफेस। किसके लिए? भीतर में। क्यों? क्योंकि भीतर में वहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। और ये इसमें यदि कंफ्यूजन हो तो मत सोचना इसे, इसमें कंफ्यूजन हो तो फिर से सुपरपोजिशन आप यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। KQ1/R1 उसका सरफेस है इसलिए, KQ2/R2 क्योंकि भीतर उतना ही होगा जितना उसके सरफेस पे है, KQ3/R3, सबका एक ही रास्ता रखो सोचने का तो लफड़ा कम होगा। चलिए आते हैं तीसरा देखते हैं। यदि हम V2 के बारे में विचार करते हैं तो V2 के बारे में सोचना शुरू करें तो कौन कौन है जो दिख रहा है हमें? KQ1/R2 प्लस KQ2/R2 प्लस KQ3/R3। ये आइडिया समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन इसमें? तो हम लोगों ने इन्हें भी समझ लिया, V2 KQ1/R2 प्लस KQ2/R2 प्लस KQ3/R3। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। अब हम यदि V3 लिखना चाहते हैं तो V3 KQ1/R3, दूसरे के लिए KQ2/R3, तीसरे के लिए। अब पोटेंशियल लिखने का आइडिया मुझे लगता है आपको मिल गया। ठीक, नोट कर लो। ये तीनों चार्ज सेंटर पे मानेंगे तो मान लो ना, तो मैं कहाँ कहता हूँ, तो एक ही रास्ता रखोगे तो गलतियां कम होंगी ना। हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक रास्ता रखो कि सेल देखो, सेल के भीतर एक ही जैसा, जितना सरफेस पे जितना सेंटर पे, और सेल के बाहर वो सेंटर पे डाल के अपना सोचना शुरू करो। तो आप एक रास्ते को पकड़ लो और चलना शुरू कर दो। यदि तुम बाहर सरफेस पे हो या बाहर के किसी पॉइंट पे हो तो सारे सेल का सेंटर पे टोटल चार्ज रख दो। सर मैं इंड्यूस्ड लेके सोचूंगा, अरे तो सोचो, लेकिन वो सोचना ना, इंड्यूस्ड जितना इनर सरफेस पे होगा उतना आउटर सरफेस पे होगा, उनके डिस्टेंस में अंतर है नहीं, तो एक का जितना माइनस बनेगा पोटेंशियल, दूसरे का प्लस बनेगा, वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो आपको जब कहा जाता है थिन शेल कॉन्सेंट्रिक, तो इंड्यूस्ड के चक्कर में मत पड़ना, मत पड़ना, मत पड़ना। अब देखिए एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, यदि आप ये लिखना सीख गए तो अब आपको एक पॉइंट बताना है कि यदि मैंने एक R1 और ये दूसरा R2 रेडियस का कॉन्सेंट्रिक सेल देखा, एक को प्लस Q दे दिया, एक को प्लस Q दे दिया 1 और दूसरे को प्लस Q2 दे दिया। अब बताना है सरफेस कितने दिख रहे होंगे?
दो। इनर आउटर, ध्यान से देखना, इनर आउटर। अब कितने हो गए सरफेस? 4। हर एक सरफेस पे मुझे चार्ज बताओ। तब जब मैं यहां इसको एक स्विच दिखा रहा हूं ना, ग्राउंडेड कर देना है। जब स्विच को बंद कर दूं, स्विच को जैसे ही मैं क्लोज कर दूं, उसके बाद हर एक सरफेस पे कहां कितना चार्ज होगा ये आपको बताना है। फाइंड चार्ज ऑन each surface when switch is closed. हमें हर एक सरफेस पे चार्ज पता करना है। तो याद करिए, अभी तक जितना आइडिया मेरे पास है उसके हिसाब से यदि मैं आगे बढ़ता हूं इन्हें सॉल्व करने के लिए, तो सॉल्व करते वक्त हम ये देखते हैं कि यहां चार्ज को जो मौका मिला तो ये बाहर वाले सरफेस पे रहना चाहता था। ये सारा का सारा Q1 एक दूसरे को रिपेल करके जितना दूर हो सकता है तो Q1। और थोड़े ध्यान से देखिए, आप जो यहां लेंगे ना सेल दूसरा, उस सेल के मटेरियल में, उस सेल के भीतर एक स्फेरिकल सरफेस इमेजिन करो। बहुत पतला है तब भी भीतर कुछ जगह है ना, उसमें कॉन्सेंट्रिक सेल इमेजिन करो। मटेरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? 0। तो E डॉट ds कितना हो जाएगा? 0। इसका मतलब Q इनसाइड कितना होगा? 0। तो यदि इस सरफेस पे Q1 है तो सामने वाले सरफेस पे कितना इंड्यूस्ड होगा? माइनस Q1। और बाहर वाले पे प्लस Q2 तो था ही, और साथ में ये प्लस Q1। ये तब है जब स्विच खुला हुआ है। अभी जो हम थोड़ा डिटेल जा करके देखते हैं इंड्यूस चार्जेस को, तो ये ऐसा दिखेगा, यहां माइनस और बाहर ये प्लस। ठीक है, ये है, अभी स्विच ओपन है। तो सर जब पोटेंशियल आप लिखवाते थे तब तो ये इंड्यूस्ड को, हाँ मैंने चिल्ला चिल्ला के कहा है इंड्यूस्ड को नहीं सोचना, उस चक्कर में मत पड़ना, जितना चार्ज दिया गया केवल उन्हीं को देखना। लेकिन जब हम स्विच बंद करेंगे या जब हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पूछे तब हम ये बोलेंगे कि भीतर वाले सरफेस पे 0, आउटर सबसे भीतर सरफेस जो है बाहर ये प्लस Q1, उसके सामने वाले सरफेस पे माइनस Q1, उसके बाहर वाले पे Q2 पहले से था और Q1 और इंड्यूस्ड आया प्लस, तो Q1 प्लस Q2 दिखेगा। यदि अलग अलग सरफेस पे कोई मुझे चार्ज पूछे तो ये है डिस्ट्रीब्यूशन। और जब हम स्विच बंद कर देंगे, तो जब हम स्विच बंद कर देंगे तो अब और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके सामने आता है। स्विच बंद करने पर ये ग्राउंडेड हो जाएगा, तो ग्राउंडेड होने पर चार्ज 0 हो जाए ये हम नहीं जानते हैं। पोटेंशियल आउटर सेल का जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो ग्राउंडेड करने पर ये ध्यान रखिएगा कि पोटेंशियल हम 0 करते हैं ना कि चार्ज। तो सर चार्ज यदि 0 नहीं करेंगे तो क्या? तो ध्यान से हम एक काम करते हैं, यहां मान लेते हैं इस जगह जो चार्ज है, चूंकि ग्राउंड से आ भी सकता है और ग्राउंड से जा भी सकता है, x कूलम। सर भीतर वाले पे कितना था? Q1, और उसके सामने कितना? तो देखिए Q1 के सामने माइनस Q1 रहेगा ही। क्यों? गॉस थ्योरम थोड़े ना इनवैलिड हो जाएगा, गॉस थ्योरम तब भी वैलिड है। तो जो आउटर सेल है उसके मटेरियल में जो एक स्फेरिकल आप कॉन्सेंट्रिक सेल देख रहे हैं, उसको गॉसियन सरफेस मानकर जब E डॉट ds कैलकुलेट करेंगे तो 0 आएगा, मतलब Q इनसाइड 0 होना चाहिए। तो प्लस Q1 के सामने में माइनस Q1 तो रहेगा ही रहेगा। और बाहर वाले सरफेस पे मुझे पता नहीं अब Q1 प्लस Q2 बचा या चला गया या कितना,
क्यों? क्योंकि ग्राउंड के पास इनफाइनाइट चार्ज सोचोगे आप, वहां से चार्ज आ भी सकता है, वहां चार्ज जा भी सकता है, ये आना जाना तब तक होता रहेगा जब तक कि पोटेंशियल जीरो ना हो। सर इसका मतलब x कुछ भी होगा तो आप बताओ तो x कितना होगा? अरे पता रहता तो मैं बता नहीं देता, नहीं पता है। अब नहीं पता है से तो काम नहीं चलेगा सर। एग्जाम में आया तो एक काम करो, इतने देर से पोटेंशियल लिखने के लिए बकबक कर रहा था वही लिख दो और जीरो से इक्वेट कर दो। तो कैसे लिखते थे पोटेंशियल? पोटेंशियल आउटर का लिख रहे हैं, आउटर शेल का लिख रहे हैं। आउटर शेल का पहले के Q1 बाय R2 देखो, उसके बाद देखो माइनस के Q1 बाय R1, चेक कर लो, R1 नहीं R2, और प्लस के x बाय R2 और इक्वल्स टू क्या लिखना है? जीरो। तो यहां से ये तो वैसे ही कट गया, तो के x बाय R2 ये जीरो हो गया, इससे x पता चल गया जीरो। अरे सर ये तो मैं पहले ही कह रहा था, ग्राउंडेड कर दिए तो जीरो हो जाएगा। हाँ हाँ, तो हमेशा नहीं सही होगा, ये यहाँ आ गया है बाय चांस कि x जीरो है। तो आप इस खुश फहमी में मत रहना कि ग्राउंडेड करूंगा, बेकार में सर टाइम पास खेल रहे हैं, मैं तो जीरो सीधे लिख दूंगा। हाँ, इस सर्कमस्टेंसेस में x जीरो आया है ग्राउंडेड करने पर, लेकिन यदि मैं सर्कमस्टेंसेस बदल दूं, सर क्या बदल दोगे? अरे क्वेश्चन बदल दूंगा। यदि क्वेश्चन बदल दूं, कैसे बदल दोगे? तो ये देखो कि यहाँ पर चार्ज है Q1 और यहाँ पर चार्ज है Q2 और ग्राउंडेड करने के लिए बस तैयार बैठे हैं इनर सेल। सर भीतर जमीन कैसे लाओगे ये बाद में सोचेंगे, ये मैंने ग्राउंडेड करने के बारे में विचार कर लिया। अब बताओ कि ग्राउंडेड करने पर कहाँ कितना किस सरफेस पे चार्ज मिलेगा। ये है रेडियस R1 और ये है रेडियस R2। Find charge on each surface when we close the switch. Find charge on each surface when we close the switch. Charge on each surface when we closed the switch. ये सोचो कि हमने स्विच बंद किया, यदि हम स्विच बंद करेंगे, हाँ, तो पहले मुझे ये बताओ, 2 मिनट नहीं, पहले मुझे ये बताओ कि सॉल्व करते वक्त आखिर Q1 वहां बचेगा या नहीं बचेगा यदि ग्राउंड कर दिया तो? हाँ, तो बच भी सकता है, नहीं भी, तो इसका मतलब Q1 ही रहेगा, ये तो मुझे नहीं पता, तो नया मानो x। और यदि यहाँ x मानोगे तो बिना कोई कुछ रोके यहाँ माइनस x गॉस लॉ से, और यहाँ x तो वहां Q2 कहीं गया नहीं, एक प्लस x भी जरूर आएगा। और अब V इनर सेल का जो पोटेंशियल है वो जीरो कर दो, तो किसके बराबर लिखने वाले हो? के एक्स बाई R1 माइनस के एक्स बाई R2 प्लस के Q2 प्लस एक्स बाई R2। अब सोचो सर, सबको काट के हटा देता हूं, ऐसे थोड़े ना होगा यार, किसको कट कर सकते हो? ये और ये वाला चला गया, तो सर इसका मतलब तो ये बचा रह गया के एक्स बाय R1 और दूसरी तरफ आ गया के Q2 बाय R2। अरे एकदम सही जा रहे हो। तो अब ये कितना माइनस आएगा? अरे थैंक यू, तो यहाँ एक माइनस आएगा, तो यहाँ से हमें x पता चल गया, माइनस Q R1 बाई R2, Q2 R1 बाई R2 माइनस Q2 R1 बाई R2। अब इंड्यूस x आ गया तो इंड्यूस उधर माइनस x उतना ही रहेगा। अच्छा बताओ आउटर सरफेस पे कितना चार्ज होगा? Q2 प्लस x ये रख दो, माइनस Q2 इंटू R1 बाई R2। ठीक सर, या तो चार्ज पूछ लेगा या हर एक सरफेस का सरफेस चार्ज डेंसिटी पूछ लेगा, तो जो भी चार्ज आए उसको सरफेस एरिया से डिवाइड कर देना है, ज्यादा अकल नहीं लगाना है।
सरफेस एरिया लिखना मैं बता देता हूँ, 4πr² स्क्वायर का, ठीक ना? सर हाँ बताइए। सर Q1 से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा? अभी फिलहाल मुझे ये बताइए, वहां Q1 जो आपने इनर सेल को प्रोवाइड किया था, क्या उसका वैल्यू वहां Q1 ही रहेगा या वो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है? सर बढ़ घट कुछ भी सकता है। तो एक काम करो ना, अब Q1 तो बेकार का डाटा है, उसे भगा दो दिमाग से। अब अच्छा कहो कि ठीक है, वहां पर क्या चार्ज है, दैट इज x। ठीक है x फिर। 0 है कि क्या है नहीं है वो हम ढूंढ लेंगे। तो इसीलिए मैंने Q1 को भगा दिया दिमाग से और x से कहानी शुरू की। और इसीलिए इनर सरफेस पे फिर अब -Q1 मैं नहीं सोचूंगा, इनर सरफेस पे -x सोचूंगा गॉस लॉ से, और उसका आउटर सरफेस पे इफेक्ट +x। तो ये जो कहानी आप देख रहे हैं, इसमें पोटेंशियल लिखने की जो कैपेबिलिटी है वो हेल्प करेगा आपको, और वो सेल थ्योरम सोच के पोटेंशियल लिखने का जो तरीका है, ये पोटेंशियल लिखना यदि आप सीख जाते हैं तो एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है। सर इसका एक क्वेश्चन दे दो। अभी अभी सेल थ्योरम के बारे में हम लोगों ने बात की थी, और उसके बाद हमने स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में बात की। तो सबसे पहले आप आ जाइए, सेल थ्योरम को यूज करके मुझे बताइए कि यहाँ पर है Q1 और यहाँ है Q2, ये चार्ज है, ये R1 और ये R2। 1 वाला और 2 वाले का पोटेंशियल कितना होगा नहीं बताइए, पोटेंशियल का डिफरेंस बताइए। और फिर उसके बाद हमें बताइएगा कि यदि मैं इसको एक्स्ट्रा चार्ज देता हूं, Q एक्स्ट्रा, उसके बाद जो होगा V1 - V2 न्यू, वो क्या होगा? ये V1 डैश - V2 डैश नया वाला क्या होगा एक्स्ट्रा डालने के बाद? तो ये हमें कैलकुलेट करके आप बताइए। यहाँ ग्राउंडेड तो मैंने नहीं किया है, यहाँ आपसे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में क्वेरी कर लिया कि आप पोटेंशियल लिखना जानते हैं नहीं, और पोटेंशियल लिखना जानेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस लिखना जानते हैं या नहीं। हाँ, केवल ऊपर वाले सरफेस पे आपने दिया है। और सोचो थोड़ा। सर Q एक्स्ट्रा से तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा शायद। बहुत बढ़िया बंदा, सही है। ये V1 लिख रहे हैं -V2 पहले सॉल्व करते वक्त। तो जब V1 - V2 लिख रहे हैं तो V1 के लिए हम क्या लिख सकते हैं? V1 के लिए लिख सकते हैं Q1 by R1 प्लस Q2 by R2। इंड्यूस चार्ज के बारे में नहीं सोचना है जब हम पोटेंशियल लिख रहे होते हैं, ध्यान दीजिएगा। थिन सेल जब हो मौजूद आपके सामने तो इंड्यूस चार्ज के बारे में नहीं सोचना है पोटेंशियल लिखते वक्त। तो मैंने अभी V1 लिखा है और V2 अब लिखने की मैं सोच रहा हूं कि Q1 by R2 प्लस के Q2 by R2। और अब देखिए कैंसिल आउट कौन सा हो रहा है, तो के Q2 by R2 जो है वो कैंसिल आउट हो गया। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? के Q1 by R1 माइनस के Q1 by R2। मतलब V1 - V2 do not depends on Q2, V1 - V2 do not depends on Q2। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, और यहाँ एक बात और गौर करिए, आप यहाँ क्या देख रहे हैं? यहाँ देख रहे हैं 1 by R1 माइनस 1 by R2, मतलब कि ये तो पॉजिटिव मुझे दिख रहा है, मतलब इनर के रेस्पेक्ट में आउटर वाला हायर पोटेंशियल पे, सॉरी इनर वाला हायर है आउटर वाले से। क्यों? क्योंकि V1 - V2 ग्रेटर देन 0 आया है। तो हम कह सकते हैं V1 ग्रेटर देन V2 है जब ये Q1 पॉजिटिव है तब। एक पॉइंट और, जब ये Q1 पॉजिटिव है तब, जब Q1 पॉजिटिव है तो आपको दिख जाएगा V1 ग्रेटर देन V2। Q1 जब पॉजिटिव है तो आपको ये दिख जाएगा, और Q2 पॉजिटिव हो या नेगेटिव उसका तो इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा पोटेंशियल डिफरेंस में। अब यदि मैं बाहर वाले चार्ज को बढ़ा भी देता हूं
तो भी पोटेंशियल डिफरेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो मतलब यदि मुझे V1 डैश माइनस V2 डैश वाला कहानी चाहिए न्यू, तो वो वही होगा जो V1 माइनस V2 था, और वो हो जाएगा KQ1 बाय R1 माइनस KQ1 बाय R2, यही रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ने जा रहा। अरे R2 है या देख लेना आगे। अब यहाँ पर यदि आपको ये समझ में आ जाए KQ1 बाय R1 माइनस 1 बाय KQ1 बाय R2, तो अब हम यहां से एक और आइडिया कलेक्ट कर लेते हैं कि आप वेन डी ग्राफ जनरेटर, एक टर्म देखते हैं जो बोर्ड के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। वेन डी ग्राफ जनरेटर होता है जो 10 मिलियन वोल्ट का पोटेंशियल जनरेट कर सकता है, या मिलियन वोल्ट में पोटेंशियल जनरेट कर सकता है। और सर वो बैटरी, अरे बैटरी की क्या औकात है यार, 1 वोल्ट 2 वोल्ट पे थक जाता है बेचारा। अब वो मिलियन वोल्ट पे जनरेट करने वाला जो पोटेंशियल का काम कर रहा है, तो कैसे काम करता होगा, तो उसमें सर्किट एक बनाते हैं। अब यहाँ मुझे ये बताना कि यदि मैं वायर से कनेक्ट करूंगा तो ये कहां से कहां भागेगा चार्ज, तो वायर से कनेक्ट करूंगा तो ये सारा Q1 भाग के चला जाएगा बाहर वाले सरफेस पे, क्योंकि ये चार्ज मूव करता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, V1 हायर पोटेंशियल हो गया। तो हम क्या करते हैं कि एक बेल्ट लेते हैं और उसको हम डालते हैं भीतर वाले पे स्फीयर पे, और यहाँ नीचे वाले स्फीयर पे बार बार पॉजिटिव चार्ज डालते जाते हैं। कैसे डालते हैं वो अलग एक कहानी है, और इस पे एक 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 कंघी जैसा कुछ सिस्टम बना के इस पे पॉजिटिव चार्ज डालते जाते हैं। यहाँ एक बैटरी यूज कर लेते हैं उस बैटरी के मदद से, और ये पॉजिटिव चार्ज जब आती जाती है और ये बेल्ट घूमता जाता है, और यहाँ भी एक कंघी जैसा लगाए रखते हैं वायर, जो क्या होगा, तो जो भी चार्ज इस बेल्ट पे ऊपर पहुंचेगा, तो जो ऊपर पहुंच रहा है वो क्या होगा, इस कंघी के थ्रू बाहर वाले सरफेस पे जमा होता जाएगा। क्यों? क्योंकि हमेशा के लिए भीतर वाला हायर पोटेंशियल है, चाहे बाहर पे कुछ भी चार्ज हो, भीतर पे कुछ भी चार्ज हो पॉजिटिव। तो आप जब कहते हो ये बाहर जमा होता जाएगा, जमा होता जाएगा, जमा होता जाएगा, तो KQ बाय R2 वाले आइडिया को फॉलो करो, पोटेंशियल उसकी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और बाहर का पोटेंशियल कहां तक हम पहुंचा सकते हैं, तो वहां तक पहुंचा सकते हैं कि जिसके बाद उसके बगल का एयर गुड कंडक्टर जैसा बिहेव ना करना पड़े हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होने के कारण। चार्ज एयर में चल जाएगा, तो चार्ज एयर में कबड्डी खेलने लगेगा, उससे हम कह देते हैं वो 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर टाइप इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। हाँ, एक लिमिटिंग वैल्यू, तो इसकी भी एक लिमिटिंग वैल्यू है। यदि एटमॉस्फेयर ना हो तो फिर कोई लिमिटिंग वैल्यू नहीं, देते जाओ जितना चार्ज देना है, लेकिन तब एक लिमिटिंग वैल्यू आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण। ये जो स्फीयर बाहर वाला दिख रहा है वो उसके चार्ज, उस सारे चार्ज एक दूसरे को धकेल रहे हैं, तो ब्लास्ट कर सकता है, टूट सकता है वो स्फीयर। वो वहां पर इलास्टिक लिमिट काम करेगा, इलास्टिसिटी में जो देखते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस, तो वो एक अलग चैप्टर में जाके मिक्स होगा। तो फिलहाल हम मान लेते हैं कि मेरा वो जो स्फीयर हमने बनाया वो बड़ा मजबूत है, तो उस पर कितना भी चार्ज रख सकते हैं थ्योरेटिकली, हाँ। लेकिन यदि एयर है, एटमॉस्फेयर है, तो वो कंडक्ट होने लगता है एटमॉस्फेयर में, तो हमें रुकना पड़ता है, एक लिमिटिंग वैल्यू आती है। तो जो मैंने आपसे कहा ब्रेक डाउन वोल्टेज, तो आपके दिमाग में सेट करके आ गया कि कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक होता है इसलिए ब्रेक डाउन। तो यदि डाइलेक्ट्रिक नहीं भी होगा तब भी ब्रेक डाउन होगा, क्यों? क्योंकि उसके भीतर एयर है। सर मैं चंदा मामा पे डाइलेक्ट्रिक लेके बैठा हूं, तब ठीक है, तब वहां वो ब्रेक डाउन नहीं मिलेगा आपको। लेकिन इन जनरल जब बात करते हैं ग्राउंड स्पेस अर्थ पे, तो वहां आपके ब्रेकडाउन तो हर एक कैपेसिटर का मिलेगा। एक लिमिट के बाद वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो वहां होगा तगड़ी होती जाएगी, कंडक्टिंग हो जाएगा एयर, और प्लस माइनस को जाके खत्म कर देगा आपकी फील्ड में। अब कोई बची ही नहीं, एनर्जी वहां बचा ही नहीं, तो कैपेसिटर का आएगा, मतलब बेकार हो गया, फूक गया, ऐसे सोच सकते हो। फूक गया मतलब ये नहीं जलवल गया, राख जब बनी, मतलब वो बेकार हो गया, अब नहीं काम कर रहा वो जो आप उससे एक्सपेक्ट करते थे। तो हमने यहाँ ये बात की कि वो बैंड डी ग्राफ जनरेटर, जो 12th के बच्चे होंगे बोर्ड के, उनको ये पढ़ना ही पढ़ना है। बैंड डी ग्राफ जनरेटर का बेसिक की कंसेप्ट है कि भीतर वाला यदि पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है और बाहर वाला कोई भी चार्ज हो, तो भीतर वाला हमेशा हायर पोटेंशियल पे होगा।
और यदि भीतर से बाहर वाले वायर से कनेक्ट करेंगे स्फीयर तो भीतर का चार्ज चल के बाहर वाले सरफेस पे चला जाएगा। इस तरह से बाहर वाले सरफेस पे जब जमा करते जाते हैं हम चार्ज तो वहां हायर पोटेंशियल वो मिलियन वोल्ट में पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। उसकी एक लिमिटिंग है वैल्यू, क्यों? क्योंकि बाहर का एटमॉस्फेयर ना इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ताकतवर ना हो जाए कि वो कंडक्टर जैसा बिहेव करने लगे, और तब वो डिस्चार्ज होता कई बार दिखता है हम लोगों को कि यदि कोई किसी ट्रांसफार्मर या कहीं पे स्पार्किंग जो आप कहते हैं, स्पार्किंग वही है कि जहां इतना ज्यादा ये चार्ज एक्यूमुलेट हो गया कि बगल वाला एयर कंडक्टिंग जैसा बिहेव करने लगा। अब ये हमने पोटेंशियल लिखना यदि सीख लिया है तो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट देखिए, पॉइंट चार्ज का KQ/R होता है और सेल का आइडिया थोड़ा सा है आपके पास। अब यहाँ जो मैं आपको बता रहा हूं इसमें थोड़ा सा अकलमंदी दिखाइए। ये है न्यूट्रल सेल और यहां पर रख देते हैं न्यूट्रल मेटेलिक सेल। अब यहां पर प्लस Q0 मैंने रख दिया, ये हमने रख दिया है, इसका रेडियस है कैपिटल R न्यूट्रल सेल। ये इससे हम d डिस्टेंस पे देख रहे हैं और ये हम आपसे जानना चाहते हैं फाइंड आउट, बीच में यहां पर है R/2 डिस्टेंस पे एक पॉइंट P, फाइंड आउट पोटेंशियल एट पॉइंट P पहला ड्यू टू Q0, दूसरा ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज present on the shell, तीसरा ड्यू टू या नेट पोटेंशियल ड्यू टू ऑल चार्ज। V एट इनफाइनाइट 0 माना गया है, तो ध्यान रखते हैं। तो आपके लिए ये क्वेश्चन जो है ये टफ के कैटेगरी में आएगा। वो टफ के कैटेगरी में आएगा इसलिए क्योंकि ये इस तरह के क्वेश्चन सोचना मुश्किल ही मानते हैं, उस डिटेल को हम मिस कर जाते हैं जो अभी तक के रास्ते में हमारे सामने आया है। सबसे पहले तो ये सोचिए, यदि ये मेटल स्फीयर है तो मेटल के स्फीयर को जब आप देखेंगे तो मेटल के स्फीयर में फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ आने की कोशिश करेगा? लेफ्ट साइड में। तो यदि लेफ्ट साइड में माइनस आएगा तो राइट साइड में प्लस आएगा, और ये कितना आएगा तो आप उछल पड़ोगे सर -Q0, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है। ये तब होता है जब पैरेलल प्लेट होते हैं, चाहे वो स्फेरिकल हो, चाहे वो सिलिंड्रिकल हो, चाहे वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाला प्लेट्स हो। यहाँ पर ये तो पैरेलल प्लेट का कहानी है नहीं, पॉइंट चार्ज Q0 आपने रखा और उसके सामने है स्फीयर पड़ा हुआ, तो वहां जो चार्ज इंड्यूस्ड होगा वो कितना होगा ये हम नहीं जानते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इंड्यूस्ड, Q इंड्यूस्ड। लेकिन जितना ये प्लस इधर, जितना इधर माइनस आएगा उतना ही दूसरी तरफ प्लस आएगा। अब बताओ P वाले पे पोटेंशियल कैसे लिखोगे? और वो भी Q0 के कारण पहले पूछ रहा है, तो V at P ड्यू टू Q0, तो ये तो बड़ा आसानी से लिख लेंगे, KQ0 बाय डिस्टेंस D प्लस R स्क्वायर प्लस R/2 का स्क्वायर, नहीं यही डिस्टेंस अंडर रूट के साथ। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया और अपने पास ये रिजल्ट आ गया।
इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। नो सर। सर ये पूरा नहीं दे रहा। वेट कर लो, ये किसका है? ये क्यू नॉट का। ये किसका हुआ? क्यू नॉट का। क्यों? क्योंकि पॉइंट चार्ज के कारण, यही मैंने पढ़ा है यार, इसलिए। सर स्फीयर के भीतर है, अरे कहीं भी है पॉइंट, इस एक का इफेक्ट तो आपको यही मिलेगा। अब बारी आता है इंड्यूस्ड चार्ज के। तो इंड्यूस्ड चार्ज के बारे में आपके मन में विचार आ सकता है, सर मैं 0 कर देता हूं। नो सर। तो ऐसे विचार आते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन वो विचार सही है या नहीं, इस पे विचार करते हैं। अब सोचो सेंटर पे, तो ध्यान से देखिए, V नेट एट सेंटर, ध्यान से देखिएगा, V नेट एट सेंटर के क्यू नॉट बाय डी प्लस आर। ये इंड्यूस प्लस चार्ज, वेट कर लो, प्लस के इंड्यूस्ड बाय कैपिटल आर माइनस के क्यू इंड्यूस्ड बाय आर, क्योंकि माइनस वाले जितने भी इंड्यूस्ड हैं वो आर दूरी पे है, कैपिटल आर दूरी पे है सेंटर से, और प्लस वाले भी जितने इंड्यूस्ड हैं वो भी कैपिटल आर दूरी पे हैं। भले ही सिमेट्रिक हो असिमेट्रिक हो मुझे नहीं पता, कहीं भी होगा दूरी तो आर ही लोगे ना सरफेस पे। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए? टाटा बाय बाय, कैंसिल। तो आपको सेंटर पे पता चल गया, तो सेंटर पे पता चल गया, तो जितना सेंटर पे होगा उतना ही पी पे होगा। ध्यान से देखना, ये आपका आ गया, ये तीसरा वाला क्वेश्चन, V एट P नेट, ये तीसरा का आंसर आपको मिल गया, और ये पहला का आंसर आपको मिल गया, लेकिन दूसरा अभी बाकी है। हाँ बहुत बढ़िया, V एट P ड्यू टू ऑल इंड्यूस्ड चार्ज, ये हो जाएगा V एट P नेट माइनस V एट P ड्यू टू क्यू नॉट। तो अब बताओ, क्या 12 लाख बच्चे एग्जाम में बैठेंगे सारे सोच लेंगे? ये खुद ही सोच के देखो, 12 लाख बच्चे बैठेंगे, ये तो 12 लाख में से बहुत के तो घर पे आने के 3 साल बाद भी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आपको इसके लिए एफर्ट करना है। मतलब ये एक दिन में एज ए टीचर मुझे नहीं समझ में आएगा यार क्या गड़बड़ हो रहा है। यदि मैं ध्यान से देखूं, थोड़ा मुझे पता है कि चार्ज क्या कर रहा है, पोटेंशियल कैसे सोचते हैं, उन सारे आइडिया को जब मिक्स करूं और ढंग से स्टेप वाइज चलूं, जल्दबाजी ना करूं, तो दिख जाएगा। जैसे आपने तुरंत जवाब दिया, सर इन दोनों में से हटा लो तो निकल आएगा, लेकिन हटा लो से पहले ये दोनों दिखे तो तब तो आप सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो सुपरपोजिशन बड़ा इंपॉर्टेंट आइडिया है, इसका ध्यान रखिएगा। सुपरपोजिशन, और मेटल है तो मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन है और ज्यादा कुछ नहीं। आमने सामने पैरेलल प्लेट वाला सिचुएशन होता है तो गॉस लॉस हमने डिराइव किया हुआ है प्लस क्यू माइनस क्यू, चाहे वो स्फेरिकल केस हो, चाहे वो प्लेन प्लेट हो, चाहे वो सिलिंड्रिकल हो, तो प्लस क्यू माइनस क्यू वहां मान के चलते हैं। ठीक सर। ये इन आइडियाज पे थोड़ा सा काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि वो जो स्फेरिकल वाले सिलिंड्रिकल वाले आते होंगे वहां थोड़ा सा हम लोग घबरा जाते होंगे, उसमें अब कंफर्ट बन जाएगा आप लोगों का, अब गड़बड़ नहीं होगी। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पैरेलल प्लेट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक, तो ये वाला कहानी तो यहीं तक है, आगे अब देखते हैं।